नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश जो हमारे सर के ऊपर है मैप में, उसकी बात करने वाले हैं। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आग भी लगी, धुआं भी उठा और बुझ भी गया, शांत भी हो गया। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि सत्ता परिवर्तन हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब क्या लोगों की जो नई सत्ता आएगी, जो नए लोग होंगे, क्या लोगों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे? क्या वहाँ के लोग इतने सुखी हो जाएंगे कि वो अमेरिका की तुलना कर सकेंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और वहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहेगी? तो इन सब चीज़ों को डिकोड करते हुए हम लोग आज ये वीडियो चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। और क्राइसिस जो हुई वो ये नहीं है कि केवल नेपाल में हुई, बहुत सारी जगह पे समय समय पे क्राइसिस होती रहती है। अभी हाल में ही बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी कंट्री में, वहाँ भी यही हुआ। वहाँ भी क्राइसिस हुई, उसका भी रिजल्ट निकला और लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। और जो अभी की सत्ता है, फिर दोबारा से लोग उनसे परेशान होना चालू हो गए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस चीज़ का सॉल्यूशन है। और ये चीज़ क्या हुआ, और बहुत सारे लोग इसमें एक नया नाम जुड़ के आ रहा है, जेड जनरेशन का नाम ले रहे हैं, इसको भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जेड जनरेशन को भी समझेंगे। तो हम बहुत सारे इमेज सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि मतलब कैसे कैसे लोग धरना प्रदर्शन करने लग गए। लोगों ने, पुलिस ने इनके साथ में जो है बहुत सारी झड़प की, बहुत सारे लोग मारे गए। और इन लोगों ने प्रधानमंत्री भवन में, संविधान भवन में, संसद में, यहाँ सब घुस के बहुत सारे लोगों ने आज आगजनी की और यहाँ के लोगों के साथ में मारपीट भी की और इनको जला दिया। तो इन घटनाओं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत वास्तव में कैसे हुई और इनका खात्मा कैसे हो गया। अब जिस नेपाल को हम लोग नक्शे पे देखते हैं, और वो हमारे भारत के बिल्कुल ऊपर ही है, एक तरफ भारत है और एक तरफ चाइना है। और दो ये मेन कंट्री हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। चाइना चाइना में जाना नेपाल से इतना आसान नहीं है, क्योंकि उधर की जो परिस्थितियां हैं, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आवागमन उनका इतना आसान नहीं है। पर भारत में, भारत की जो सीमा है वो पूरी तरीके से खुली हुई है। रोड पे थोड़ी बहुत पुलिस तो लगी हुई है, जहाँ पे अगर रोड के रास्ते से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जांच पड़ताल थोड़ी बहुत होगी, इस देश से उस देश में जाएंगे। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ से लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में पार कर लेते हैं। तो ये जो जो नेपाल अभी हम देखते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो काठमांडू है। और ये विवाद जो है काठमांडू में ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो राज सत्ता है वो यहीं से संचालित होती है और हर देश की जो सत्ताएं हैं वो उसकी राजधानी से ही संचालित होती हैं। तो ये वाला नेपाल पहले कई खंडों में बिखरा हुआ था। और ये जो नेपाल का मैप आज हम देखते हैं, ये मेनली कब हुआ, 18वीं शताब्दी में एक राजा हुए, राजा पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने क्या किया कि जो राणा राणा जो राणा बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे वहाँ पे, और उन बहुत सारे टुकड़ों में नेपाल बटा हुआ था, उनको एकीकृत कर दिया, एक कर दिया, और ये यहाँ के राजा बन गए। उन्होंने ये वाला मैप जो है, इतने सारे जगहों पे इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, लेकिन ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो इनका अस्तित्व, जो नेपाल आज हम देखते हैं, इसका अस्तित्व जो है इनके समय में आया, राजा पृथ्वी नारायण शाह के ज़माने में। यानी जो ये शाह राजा हुए, इनके ज़माने में आया, और काफ़ी लंबे समय तक, उस समय से लेकर 1951 के दौर तक लगातार यही होता रहा। राणा और शाह में सत्ताएं परिवर्तित होती रही, कभी शाह राजा बना विजय प्राप्त करके एक दूसरे से लड़ाई में हरा के, कभी राणा राजा बने, और इसी बात की लड़ाई नेपाल में हमेशा चलती रही। और ये जो नेपाल अस्तित्व में आया, इसी समय पे आया। और जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है, जो सबसे ऊंचे ऊंचे वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो हिमालयन क्षेत्र है। और बीच वाला जो पार्ट है वो पहाड़ी क्षेत्र है। और जो सबसे निचला पार्ट है, जो भारत की तरफ है, वो क्या है, वो मैदानी इलाका है और वहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें हैं। किसी भी देश का ज़्यादा संपन्न होना, ज़्यादा गरीब होना, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पे भी निर्भर करती है कि वो देश का नक्शा कैसा है, देश के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कितनी संपदाएं हैं, कितने ज़्यादा वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा काम मिल रहा है। ये सब सारी बातें डिपेंड करती हैं। गरीबी के हिसाब से नेपाल का जो स्थान है वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। और इनमें कुछ ही कंट्री आते हैं नीचे की तरफ से, जैसे अफ्रीका का कंट्री जो बुरंडी है, वो सबसे दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है। उससे कुछ ही ऊपर है अफगानिस्तान। और नेपाल भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये रही इसकी भौगोलिक स्थिति। और ये मैप है उसका, नेपाल का, जो भी विद्यमान है, और ये इनके समय से चला आ रहा है। ये जो शासनकाल था, ये 1951 के आसपास में, जब भारत देश आज़ाद हुआ,
उस समय पे भी वहाँ पे बहुत सारे जन आंदोलन हुए और उन लोगों ने भी मांग की कि भारत जैसे आज़ाद हुआ है, ऐसे में जो राजशाही सत्ता है, बहरहाल इन लोगों ने अंग्रेज़ों के शासन से अपने आप को मजबूत रखा और गुलाम नहीं होने दिया। तो नेपाल ऐसा देश है जिससे अंग्रेजी जो शासन थी उनकी सत्ता इस पर काबिज नहीं हुई, ये गुलाम नहीं हुआ और ये अपनी सत्ता को बरकरार रखा। और इनमें क्या हुआ कि यहाँ पे 1951 में जन आंदोलन थोड़े बहुत तो चालू हुए, लेकिन यहाँ के राजा ने क्या किया कि ग्राम सभा स्तर पे क्या किया, बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे व्यवस्थाएं तो बनाई, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे सरकार डेवलप नहीं हुई। जैसे सरकार और देशों में थी वैसी सरकार यहाँ नहीं आई। और 1990 में बहुत सारी पार्टियां बनी, अनेक पार्टियां बनी। और यहाँ पे इन पार्टियों के उद्भव से, पार्टियों के मतलब राजतंत्र, इन पार्टियों का मकसद यही था कि राजतंत्र को ख़त्म करिए और प्रजातंत्र को लागू करिए, यानी कि आप गणतंत्र को लागू करिए, गणतंत्र होना चाहिए हमारे देश में। और इन पार्टियों का जो गृह युद्ध चालू हो गया यहाँ इस बात को लेकर, राजा के बीच में और वहाँ की जो पार्टियां बनी उनके बीच में बहुत सारे आंदोलन होते रहे और ये आंदोलन जारी रहा। ये आंदोलन इतना छोटा नहीं था उसके बाद में, लेकिन इन आंदोलनों के साथ साथ में थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं तो चेंज हुई जैसे मैंने बताया, लेकिन जो राजशाही व्यवस्था थी वो जारी रही। यहाँ पे क्या हुआ 2008 में, ये गृह युद्ध थोड़ा समाप्त होने के कगार पे आया, क्योंकि इतनी मतलब ये गृह युद्ध बहुत प्रचंड रूप ले चुका था और यहाँ पे ये समाप्त हुआ और यहाँ पे गणराज्य की स्थापना हुई। बहुत सारे लोग हमारे देश में कहते हैं कि जो नेपाल है वो हिंदू राष्ट्र है, ये बात बिल्कुल गलत है। 2008 में वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया और जो हिंदू राष्ट्र वाली जो प्रथा थी, जो हिंदू राजा हुआ करता था, वो वहीं पे समाप्त हो गया। तो ये अब हिंदू राष्ट्र नेपाल नहीं है जैसा ऐसा लोग बोलते हैं, वो उनकी बहुत मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और वो ऐसे लोगों को, जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनको गलत गलत विचार वो लोग देते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र है। ये क्या हुआ 7 स्टेट में, यानी 7 प्रांतों में इसको डिवाइड किया गया और उस पर एक देश मतलब देश का निर्माण किया गया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी। उसके बाद में अभी जो 2015 में जो भी संविधान नेपाल में चल रहा है, वो 2015 में जो संविधान, लेटेस्ट संविधान जो था 2015 का, वही अभी तक वहाँ पे लागू रहा। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो लड़ाई है, जो सरकारें बनी, वो वामपंथियों की बनी। तो वामपंथ क्या होता है और ये राइटिस्ट क्या होता है, राइटिस्ट क्या होते हैं और लेफ्टिस्ट क्या होते हैं, वामपंथी और दक्षिणापंथी क्या होते हैं। और जो इन दोनों के बीच में नहीं रहते हैं उनको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्र, मतलब ना वो उधर है ना उधर है। जो देश की सरकारें हैं वो तो ना ज़्यादा वामपंथी हैं ना दक्षिणापंथी हैं, मतलब वो क्या करती हैं कि इनके लेटेस्ट रहती हैं, इनके आसपास में रहती हैं, नियरेस्ट रहती हैं, तटस्थ रहती हैं और उनसे उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर कहीं पे वामपंथी की सरकार चलती है तो वहाँ भी सरकार गिर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, कि उसके लिए उल्टे दूसरे पॉइंट हैं। और कहीं राइटिस्ट की अगर सरकार चलती है तो उसके भी गिर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए अब लोग क्या किए हैं, सेंट्रलाइज हो गए हैं और इनको जो केंद्रित कर दिए हैं, मतलब हम ना ज़्यादा उधर रहेंगे ना ज़्यादा इधर रहेंगे, दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे। तो यहाँ पे अभी वामपंथियों की सरकार थी। इनका क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम। अब किससे, नेपाल के लोगों को किससे फ्रीडम चाहिए थी, राजशाही से। जो राजशाही है उनसे फ्रीडम चाहिए थी। समानता, यानी जो राजा है उसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं और जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। और दूसरा भाईचारा, मतलब सब लोग एक समान है, सब लोग एक है। और इनमें और क्या होता है, अधिकार, इनके राइट्स उनको दिए जाएंगे। प्रगति होनी चाहिए, सुधार और अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो विदेशी विदेशी नीतियाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी और उससे लोग ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो ये वामपंथियों की ये सरकार थी और वामपंथी कई सालों से सरकार चलाते आ रहा। 2008 से 2017 अभी तक 2025 तक 17 बार पीएम चेंज हो चुके हैं वहाँ पे नेपाल में। तो वहाँ पे क्राइसिस जारी है। और अगर ये दूसरे देश होते, नॉर्मली अगर 5 साल पे सरकार बनती और चुनाव होते तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रधानमंत्री चेंज होते, 3 प्रधानमंत्री चेंज होते, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो पाते। और ये जारी रहा। और ये वामपंथियों की सरकार, हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा है वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है और वो हमें यहाँ बताती है कि कितनी फायदेमंद है। और जो राइटिस्ट है वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो ज़्यादा फायदेमंद ना तो राइटिस्ट है और ना वामपंथी विचारधारा है। ये विचारधारा फ्रांसीसी जो क्रांति हुई फ्रांस की, वहाँ से शुरू हुई थी। और इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जो वहाँ का राजा था लुइस, उसके जो बाएं तरफ वो बैठे वो वामपंथी हो गए, मतलब जो विचार को मान रहे थे, कोई नहीं मान रहे थे। और जो दाहिनी तरफ बैठे वो मतलब ये हो गए, राइटिस्ट हो गए। तो ऐसा करके विचारधारा उत्पन्न हुई। और राजनीतिक विचारधारा ये है, कई बहुत सारे कंट्रियों में इसका फॉलो होता है और इसी से जनता को भड़का देना बहुत आसान होता है कि आपको ये चाहिए,
आपको ये चाहिए। कई लोग अपनी पुरानी धरोहरों से बंधे हुए रहते हैं और कई लोग नई चीज़ें चाहते हैं, मतलब पुरानी धरोहर उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और कई नई चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ यही है। तो यहाँ पे वामपंथियों की सरकार चल रही थी, इससे लोग नाराज़ हो गए नेपाल में और ये क्राइसिस का कारण बना। अगली चीज़ क्या है कि कोई जो क्रांति होती है उसके तात्कालिक कारण भी होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्रांति एकदम से नहीं हो जाती है, क्रांति के बहुत सारे कारण होते हैं। और जो लेटेस्ट जो नेपाल की क्रांति का जो मेन मुद्दा रहा, वो क्या किया सरकार ने, 4 सितंबर को सोशल मीडिया को इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। और इसमें 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। और मेरा तो मानना है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इनमें से फेसबुक था, यूट्यूब था, ट्विटर्स था, व्हाट्सअप था, ये सब सारी चीज़ें बंद कर दी गई। इसलिए जो युवा पीढ़ी थी वो नाराज़ हो गई। और बंद करने का कारण क्या था कि कोई ना कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से सरकार इसको बंद। लोग क्या कर रहे थे कि अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि जो ये सरकार है ये हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, जो नए नए वादे करके आई है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पे हैं। यानी जो भ्रष्टाचार करप्शन है वो बहुत बढ़ा हुआ है, ये लोग अय्यासी का जीवन जी रहे हैं और जो आम जनता है वो बहुत परेशान है। ये सब सारे मुद्दों का वीडियो बना बना के ये लोग इस सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। और सरकार ने क्या एक्शन लिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो टिकटॉक था, चाइना का टिकटॉक था, ये बैन नहीं किया गया। बाकी का 26 सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म था वो बैन कर दिया गया। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि देशों में ये जो तकनीकी ये बेची जा रही है और ये व्यापार का मामला है और लोग इनसे पैसे कमा रहे हैं। अब ये जितना ज़्यादा देर तक हम ये सोशल मीडिया अनवांटेड देखते हैं और वो हमारी काम की चीज़ें नहीं होती है, उनसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये युवा, अब युवाओं के लिए ये क्यों इतने नाराज़ हो गए। अब ये सोशल मीडिया जिस पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे लोग मित्र बना रहे थे, जिनसे अपनी बात कह रहे थे, इसके बैन हो जाने के बाद में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। और उनके और बहुत सारे मुद्दे थे, करप्शन का मुद्दा था और लूट खसोट का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। मतलब सरकार क्या कर रही है कि लोगों को जो है रोजगार नहीं दे रही है। तो ये सब सारे मुद्दों को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चालू किया। ये काम हुआ। उसके बाद में लड़कों ने क्या किया, जो छात्र थे, जो माफ़ कीजिएगा, जो युवा पीढ़ी थी, उसने क्या किया कि धरना प्रदर्शन किया और आराम से धरना प्रदर्शन किया, मतलब कोई तोड़ फोड़ नहीं की। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद में जो भीड़ थी वो बढ़ती गई और जगह जगह पे इन भीड़ का जमावड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और वो उसके बाद में उग्र होना चालू हो गए। उग्र होने में उन्होंने क्या किया कि सरकार के लोगों पे तो हमला किया, जो सरकारी संपत्तियां थी, जो संसद थे, जो प्रधानमंत्री भवन थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। कई सारी घटनाएं आ रही हैं कि उनमें जो पूर्व जो सीएम थे वहाँ के और जो प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसमें लोगों ने उनके घरों में घुस के मारा, तो लोगों ने बलिदान दिया और ये बहुत दुखद है लोगों का चले जाना। लेकिन अगर ये बलिदान लोगों के फ़ायदे में आ जाए, लोग अगर सुधर जाए, लोग अच्छे हो जाए, तो ये बलिदान किसी काम का है। अगर लोग नहीं सुधरे, नहीं अच्छे बने, तो ये किसी काम का नहीं है। और ये धरना प्रदर्शन और उग्र होता गया और बाद में ऐसा करके बाद में सरकार ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो ये सोशल मीडिया है ये हम आपके लिए वापस कर देंगे। लेकिन भीड़ ने नहीं माना और ज़्यादा उग्र होती गई। उसके बाद में एक एक करके लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के पीएम थे उन्होंने इस्तीफा देना चालू कर दिया, उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो वहाँ के पीएम हैं वो अभी कहीं पे किसी स्थान पे छुपे हैं, किसी को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और उसके बाद में लोगों ने धीरे धीरे करके इस्तीफा देना, लेकिन लोगों ने माना नहीं। और उसके बाद में सरकार क्या हुआ, जब लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार गिर गई, यानी कि राजनीतिक स्थिरता आ गई और सेना ने कमान संभाल लिया। अब हम में से, हम जब सोशल मीडिया को देख रहे हैं और हम बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमें एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि जो जेड जेड जन ने ये ऐसा प्रदर्शन किया, जेड जन, तो ये क्या है वास्तव में, जेड जन है क्या, ये किसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि वास्तव में क्या है। ये क्या है कि एज के हिसाब से और समय के हिसाब से जो जनरेशन है, जो ह्यूमन बींग्स है, इनको कई पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन का एक पार्ट है। अब ये हम समझते हैं कि ये कैसे कैसे है। जैसे कि लास्ट जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन अब हमारे बीच में नहीं है, ये 1883 से 1900 के बीच में जो लोग पैदा हुए, इनको लास्ट जनरेशन के मानते हैं। और ये कब हुआ, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में चल रहा था। उस टाइम पे जो लोग पैदा हुए, वो पैदा होते ही बहुत सारे लोग मारे गए और ये जी नहीं पाए, इसीलिए इनको लास्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में
ग्रेटेस्ट जनरेशन आई। ग्रेटेस्ट जनरेशन में क्या था कि ये क्या था, ये डिप्रेशन में चली गई। जब ये विश्व युद्ध हुआ और उनके परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए तो लोग डिप्रेशन में चले गए, मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और वो इससे उबर नहीं पा रहे थे कि कैसे हम लोग उभरे। और ये जो काल रहा वो ग्रेटेस्ट डिप्रेशन रहा, इसका 1901 से 1927 के बीच में रहा। उसके बाद में साइलेंट जनरेशन आ गई। ये जनरेशन क्या हुआ, ये चुप चुप हो गई, कुछ बोलना बंद कर दी। और ये 1928 से 1945 के बीच में ये वाला ड्यूरेशन रहा और इसके मध्य में इसको माना जाता है बेबी बूमर्स। 1946 से 1964 के बीच में क्या हुआ कि जो जनसंख्या हुई वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। उसका रीज़न यही था कि लोगों का मानना था कि आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे युद्ध आने वाले हैं, ऐसी कई सारी लड़ाइयाँ आने वाली हैं जिनकी वजह से लोग मारे जाएंगे। तो अपनी जनरेशन को, अपनी संतानों को अगर बचाना है तो हमें ये वाला, इसलिए बेबी बूमर्स। जनरेशन एक्स, जनरेशन एक्स इसको किस लिए बोला गया, ये समय जो रहा 1965 से 1980 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए और इसी समय जो है पर्सनल कंप्यूटर का और एम टीवी कल्चर का ज़माना आ गया। जो ये मोबाइल टीवी थे, टीवी का ज़माना आ गया। इसके बीच में 1965 से 1980 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई इनको एक जनरेशन कहा गया। मिलीनियल्स जनरेशन या वाई जनरेशन, इसमें क्या हुआ, इंटरनेट का ज़माना आ गया, एडोलसेंस का ज़माना आ गया, मतलब इंटरनेट से सब लोग जुड़ गए। और ये जो समय रहा 1981 से 1996 के बीच में रहा। उसके बाद में जेड जनरेशन आई और ये 1997 में, 97 से 2012 के बीच में रहा। और ये स्मार्टफोन वाला जनरेशन आ गया। बच्चे जब पैदा हुए तो उनके हाथों में स्मार्टफोन आ गया और वो बहुत सारी चीज़ों, नॉलेज और बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी अच्छाइयों को आदान प्रदान करने लगे। तो यही। और जेड जनरेशन क्या है, ये 1997 से 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं इनको जेड जनरेशन के नाम से जानते हैं। और यही जनरेशन अभी जो नेपाल में क्राइसिस की, इसी जनरेशन के लोग, और इनकी उम्र जो है 13 साल से 28 साल के बीच में लगभग मानी जाती है। और इसी जनरेशन के बीच में अब अगली जो जनरेशन है वो अल्फा जनरेशन है। उसका कार्यकाल क्या है, वो 2023 से 2025 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको अल्फा जनरेशन बोलते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, पेंडेमिक, टोडलर्स और मिक्स्ड रियलिटी। अब ये क्या है कि ये दोनों का मिक्स कॉल है, मतलब इनसे जो अभी सोशल मीडिया का ज़माना था, इनसे इनको नुकसान पहुंच रहा है, ये लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और इनसे बचाने की ज़रूरत है। और अगली जो बीटा जनरेशन, जो प्रपोज जनरेशन है, ये जनरेशन 2026 से 2039 तक एक्सपेक्टेड है और इस जनरेशन का नाम ले रहे हैं। तो ये जनरेशन की डिटेल है। और यही जो जनरेशन यहाँ पे जो 13 साल से 28 साल के बीच में जो युवा थे अपने सोशल मीडिया बैन के लिए सड़कों पे उतर गए। अब यहाँ साइकिलिंग प्रोसेस क्या हुआ, ओली यहाँ के प्रधानमंत्री थे नेपाल के। और इन्होंने क्या किया, जब ये सब सारी क्राइसिस बढ़ी तो गवर्नमेंट ने लोगों को रोकने के लिए, अब कहीं पे धरना अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उनको रोकने का प्रयास करेगी। पानी की बौछार लगाई और बहुत सारे लोगों को गोलियां भी मार दी गई। तो गोली मारे जाने की वजह से काफ़ी लोग मर गए। कोई उनकी संख्या 20 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 26 बता रहा है, 41 बता रहा है। किसी के पास में एक्चुअल डाटा नहीं है, क्योंकि क्राइसिस में डाटा निकाल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर बाद में सरकार जारी करे कि हमारे इतने लोग मारे गए तो बात अलग है। तो ये ओली ने इस्तीफा दे दिया और इनका मंत्रिमंडल भी खत्म हो गया। उसके बाद में रोल आया यहाँ के जो अशोक, ये जो सेनाध्यक्ष थे, इन्होंने कमान संभाल ली और इन्होंने लोगों को दिलासा दिलाना स्टार्ट किया कि अब कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, और अब हम आपकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और एक नया बदलाव आएगा। और ये बिल्कुल वैसे बांग्लादेश जैसा ही हुआ। और उसके बाद में शाह, अभी जो शाह और राणा का जो आप ये सुन रहे थे कि जो नेपाल में क्राइसिस चल रही थी, ये वहाँ के मेयर थे काठमांडू के और इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 ईयर्स के हैं और युवा के चहेते हैं। इनको अंतरिम सरकार के लिए इनको शपथ दिलवा दी गई और नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये क्राइसिस थी और ये इसका रीजन था। अब क्या होगा, अब हम मानते हैं कि सब कुछ, अब क्या करें, अब ये जो शाह यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या इसके बाद में यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहेगी। सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? तो जवाब है कि नहीं। क्या वहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी? तो नहीं। लेकिन ये है कि जो थोड़े बहुत लोग परेशान थे इधर से, और अब ये वही लोग राज सत्ता को ज़्यादा बेहतर यहाँ मान रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि राज सत्ता ज़्यादा अच्छी है। बहरहाल राज सत्ता तो नहीं है, ये लोकतंत्र ही है। और दोबारा से राज सत्ता से बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को समाज में हुई। तो राज सत्ताएँ भी अपने समय में अच्छी थी और ये जो मॉडर्न सिस्टम है, जो हमारे यहाँ संविधान है, ये भी अच्छा ही है, लेकिन इनमें भी क्राइसिस होती है। और ये भी कभी ना कभी ऐसा देखने के बाद में पता चलता है
कि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे, कभी ना कभी ये धराशायी ज़रूर हो जाएंगे और कोई नया सिस्टम हमें जनरेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा ये मानव समाज और ये पृथ्वी पे कब्जा करने वाला ये मानव चल पाएगा और लोग अच्छे से रह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।